Hello and welcome to the management classes. This video is basically in continuation of our previous video जहां हम लोगों ने यूनाइटेड नेशन के बारे में डिस्कस किया था। वो वीडियो लंबी हो जाती इसलिए उसके लिए इसके यूनाइटेड नेशन के फंक्शंस के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली ये दोनों एक ही टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ यूएन और फंक्शंस टाइम बचाने के लिए मैंने लिख ली है कि आपको पता रहे। तो जो भी यूएन को जो भी चार्टर के अंदर या उसके यूनिक इंटरनेशनल कैरेक्टर के अंदर जो उसको पावर वेस्टेड की गई हैं उनके मुताबिक वो ये सारे फंक्शंस को अंजाम देता है, जिसमें पहला है मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस पर हम पहले भी वीडियो में काफी बात कर चुके हैं कि मेन जो काम था बेसिकली जो मेन जिसकी वजह से इसको एस्टैब्लिश किया गया वो यही था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और वो कैसे करता है ये, इसको करने के लिए यूनाइटेड नेशन जो है वो सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करता है। जो भी नेशंस के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, वो चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, उनको किसी तरीके से प्रिवेंट करता है। ठीक है। और जो पार्टीज लड़ रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर हैं, उनको किसी तरीके से हेल्प करता है कि वो इन चीजों से इन मसलों से बाहर आए और वो एक हार्मनी और पीस आपस में कोऑपरेशन को बनाए। अच्छा, अगर जरूरत पड़ती है तो जो हमने पिछली वीडियो में बताया था पीस कीपिंग वो होते पीस कीपर्स होते हैं जिनको हम लोग ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं, उनको डिप्लॉय करता है। यही मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी जो फंक्शन इसका, इसी के अंदर वो पीस कीपर्स को डिप्लॉय करता है उन जगहों पर जहां लगता है कि यहां पर अब इनकी जरूरत है, और इस तरह के माहौल भी क्रिएट करता है सारी जगहों पर जहां की जरूरत होती है कि वहां पर पीस और सिक्योरिटी को होल्ड किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके, फ्लोरिश हो सके वो। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो इसके अंदर होते हैं वो जनरल असेंबली और सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जाहिर है वो दूसरे यूएन जो ऑफिसेज हैं और बॉडीज हैं उनके साथ मिलकर करते हैं, लेकिन जो मेन रोल प्ले करने वाले हैं वो या तो जनरल असेंबली है या सेक्रेटरी जनरल है। दूसरा है प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। देखिए, ह्यूमन राइट्स का वर्ड चार्टर के अंदर 7 टाइम आता है, जो कि इसको एक यूएन का पीस पर्पस बना देता है। यानी जो ह्यूमन राइट्स को सेव करेंगे तो अपने आप पीस हार्मोनी बन जाएगी, अपने आप सिक्योरिटी मेंटेन हो जाएगी। अगर आपने किसी के ह्यूमन आदमी को प्रॉब्लम क्या होती है, उसका ह्यूमन राइट्स को तो वायलेट किया जाता है तो वो ग्रीवांस लेकर जाता है, प्रॉब्लम लेके जाता है, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। तो अगर इसने मेन एम बना लिया कि हम ह्यूमन राइट्स को सेव करेंगे, हम ह्यूमन राइट्स को टेक केयर करेंगे, ये उन्होंने अपना की पर्पस बना लिया। दरअसल ये 1940 के अंदर जब ये बनी थी उसी वक्त एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दिया था ह्यूमन राइट्स को। यूएन ने पहली बार इनसे कहा था कि नहीं, ये ह्यूमन राइट्स को ये वर्ल्ड इंटरनेशनल लॉ के अंदर लेके आया था यूएन। 1945 में जब ये बनी थी तभी यूएन ने पहला काम, सारे जो काम किए थे उन्हीं में से ये भी काम था पहलों में से, कि उनने ये ह्यूमन राइट्स को एक इंटरनेशनल लॉ के अंदर, वर्ल्ड इंटरनेशनल लॉ के अंदर लेकर आए। और उस वक्त से सारी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही हैं थ्रू लीगल इंस्ट्रूमेंट्स या ऑन द ग्राउंड एक्टिविटीज के जरिए। थर्ड है डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन एड। बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन एड का मतलब यही है कि ये एक मेन फंक्शन है यूएन का कि कहीं अगर कोई नेचुरल हजार्ड्स होती है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, फ्लड है, ये है, उसके अंदर यूएन अपनी एड्स भेजता है। और आप इसको ये भी कहिए, तो मैंने एक प्रॉब्लम बताई कि उसमें देता है कोई भी किसी भी तरह की इकोनॉमिक इश्यूज हो, सोशल इश्यूज हो, कल्चरल हो या ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर के हो, सब जगह यूएन अपनी हेल्प को भेजती है। ये उसका एक मेन फंक्शन और एम बेसिकली अगर बात करें तो ये बनाया ही इसलिए गया था क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। वो बिल्कुल जो थी यूरोप की बात करें तो पूरा खत्म हो गया था यूरोप। तो उस वक्त सारी कंट्रीज को, दुनिया को मेंटेन करने के लिए, जो वर्ल्ड वॉर के आफ्टरमेथ से उनसे फाइट करने के लिए इसको बनाया गया था। तो बेसिकली मेन काम ही इसका जो होता है वो ह्यूमैनिटेरियन एड को प्रोवाइड करना होता है, वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो। अब जाहिर सी बात है कभी वो नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें भी यूएन अपना काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोट सस्टेनेबल
डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेरे ख्याल से आप लोग जानते होंगे, बहुत सारी वीडियोस में हमने इसको, इस टर्म को डिस्कस किया है कि हम आज रिसोर्सेज को यूज करें लेकिन फ्यूचर इफेक्ट ना करें, ये जो फ्यूचर जनरेशन से उनको कोई नुकसान ना हो, वेस्ट ना हो, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है कि हम आज भी डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये डेवलपमेंट चलता रहे, हमारे आज के यूज से फ्यूचर जनरेशंस को इफेक्ट ना हो। तो जाहिर है यूएन ने अपनी 2015 के अंदर एक नया एक एजेंडा बेसिकली लॉन्च किया, जिसके अंदर इन्होंने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम किया, यानी एक कंप्लीट एजेंडा लॉन्च किया गया 2015 के अंदर। और जाहिर है जब अगर ये काम हो रहा है कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बाकायदा आप उसको सोच रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि सारी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो जाहिर है एक बड़ा स्टेप ले रही हैं और वर्ल्ड को सेव करने के लिए कुछ ना कुछ सोच रही हैं, वो अपना काम कर रही हैं, जिससे कि जाहिर है पॉवर्टी कम हो लोगों के अंदर, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़े। ये सारा काम अब एक यूएन ने अपने हाथ में ले लिया, यानी उसके सारे कामों में एक एजेंडा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना भी हो गया है। दूसरी चीज, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। आप देखिए अब ये एक सिस्टम बहुत ज्यादा आप सुन रहे होंगे, बार बार पढ़ते होंगे कि पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, जिससे कि वाटर लेवल बढ़ जाएगा, इससे प्रॉब्लम आएंगी। तो जाहिर है अब बहुत सारी एक डिसास्टर्स, ये एक संकेत है एक बड़े डिसास्टर का। तो ये सारी चीजों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई है, जिसमें के अंदर अब ये इस ऑर्गेनाइजेशन में एक एजेंडा बनाया गया है, जिसके अंदर अब खासतौर से इसकी अवेयरनेस पर काम किया जा रहा है और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरह मेंटेन किया जा सके, किस तरह प्रमोट किया जा सके, उसके लिए काम किया जा रहा है। और इसी में एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी किया गया था 2015 के अंदर, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसमें मीट किया था और इसको भी लेकर इसके अंदर काम किया गया है। और अब मेन काम भी एक जो मेन फंक्शन है उसमें एक मेन फंक्शन यूएन ने यही ले लिया है कि किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें। आखिरी है अपहोल्ड ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ। इसके अंदर जो इसका जो यूएन का चार्टर है उसके प्रीएम्बल के अंदर एक ऑब्जेक्टिव को ऐड किया गया, एक सेट किया गया, जिसके अंदर ये रखा गया कि कोई मेंबर कंट्री अगर कोई ऑब्लिगेशंस प्रेजेंट करती है, यानी कोई ऑब्लिगेशन अगर अराइज होता है, वो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो या कहीं से भी हो, तो उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको जस्टिफाई करना चाहिए और उसकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। इसको ऐड किया गया। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ अगर ऑब्लिगेशन लिया तो उसके ऊपर सब लोग कहें कि नहीं साहब ये क्या मसला है, क्या नहीं, क्योंकि कोई भी एक ऑब्लिगेशन है अगर जो एक किसी ने भी सबमिट किया है तो उसकी रेस्पेक्ट और उसके साथ जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद से अब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपना मेन पार्ट बना लिया है कि अगर कोई मेंबर कंट्री अगर कोई एक जस्टिस उसको क्या कहते हैं ऑब्लिगेशंस को सबमिट कर रही है तो उसको सारे लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसके लिए यूएन ने काफी काम किया है। वो कहती है कि हम इसको मेंटेन करेंगे, चाहे कोर्ट के जरिए हो, चाहे ट्रिब्यूनल के जरिए हो या मल्टीलैटरल ट्रीटीज के जरिए हो। और ये सिक्योरिटी काउंसिल ने बाकायदे अप्रूव किया है और इस बात को भी अप्रूव किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पीस कीपिंग मिशन को भी यूज करेंगे, यानी हम पीस मेकर को भी वहां पर बैठ सकते हैं, हम फोर्स भी कर सकते हैं या हम किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शन भी लगा सकते हैं। यानी आप अगर मानिए तो ठीक है, अदरवाइज फोर्स से भी अब इस चीज को सिक्योर किया जाएगा, इंटरेस्ट सारी कंट्रीज के और वर्ल्ड के इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाएगा। इसके लिए अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ काम करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन फंक्शन है यूएन के जो मैंने ये डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।